तो कल की इकोनॉमिक्स की वीडियो को आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा आपने प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। इकोनॉमिक्स की वीडियो के बाद आज हमारी आ गई है पहली बिजनेस स्टडीज की वीडियो, जिसमें मैं आपके लिए ले आई हूँ चैप्टर 1, 2 और 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में पिछले सालों में सीबीएसई ने डाले हैं एंड आने वाले सालों में सीबीएसई पेपर में जरूर डालेगा। देखो, ये एक ऐसी वीडियो रहने वाली है इन पहले 3 चैप्टर्स की, जिसमें मैं ना सिर्फ आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ एक ही वीडियो में आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। बहुत बच्चों को टेंशन है कि मैम केस स्टडी नहीं हो रही। देखो, केस स्टडी करने का तरीका भी बताऊंगी, केस स्टडी प्रैक्टिस भी कराऊंगी, एमसीक्यूज भी कराऊंगी। ऑल इन ऑल पूरे के पूरे तीनों चैप्टर्स आपकी अब मेरी जिम्मेदारी है। एक वीडियो में 3 चैप्टर्स आप मेरे साथ करके जाओगे। करना क्या है, सिर्फ नोटबुक और पेन लेकर के चेयर पे, टेबल पे बैठ जाओ और साथ साथ पूरी वीडियो को 1 घंटा देखो। जितने क्वेश्चंस कराऊंगी सारे क्वेश्चंस को साथ ही साथ लिखो, सारे क्वेश्चन को साथ ही साथ अटेम्प्ट करो और समझो कि मैं क्या आंसर बता रही हूँ। साथ साथ रिवाइज हो जाएगा, साथ साथ याद करवा दूंगी और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस की, उन केस स्टडीज की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, हर चीज एक ही वीडियो में आज हम करके जाएंगे। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम पहले 3 चैप्टर्स बिजनेस स्टडीज के निपटा देंगे एक सिंगल वीडियो में। इसके बाद इन 3 चैप्टर्स को रिवाइज करने की, इनकी केस स्टडीज, इनकी क्वेश्चंस की, किसी भी चीज की टेंशन आपको नहीं रह जाएगी। तो फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए और शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो देखो, बेसिकली मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपके लिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले हैं 2024 के, 2023 के। हम ट्राई करेंगे 1 घंटे में जितने हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतने हम करेंगे। उसके बाद जो है ओवरऑल क्वेश्चंस रिपीट होने लग जाएंगे, लेकिन ये पूरे के पूरे पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है विद्यम ट्यूटोरियल्स के नाम से। अगर लिंक चल जाए तो अच्छी बात है, वरना अगर कुछ बच्चे बोल रहे कि लिंक नहीं चल रहा तो टेलीग्राम पे जाओ, विद्यम ट्यूटोरियल सर्च करो, उस पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन करो, हर एक पीडीएफ, हर एक नोट्स, क्वेश्चन सब कुछ उस चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, नीचे लिंक मिल जाएगा विद्यम ट्यूटोरियल्स के नाम से। आप वहां जाके हमें जो है मैसेज कर सकते हो। आपकी कोई भी डाउट, कोई भी जरूरत के लिए हम हमेशा अवेलेबल रहने वाले हैं। शुरू करेंगे हम सबसे पहले 2024 के सेट नंबर 1 से। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन 3 चैप्टर्स में से आपको क्या क्या आने वाला है, तो ये 3 चैप्टर ओवरऑल टोटल 16 नंबर की वेटेज रखने वाले हैं। एक 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है और वो ज्यादातर 99% चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में से आता है। उसके अलावा काफी बार 3 एमसीक्यू, एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का आ जाता है। काफी बार 4 नंबर का नहीं आता और 7 एमसीक्यू आ जाते हैं, पर एक 6 नंबर का सेकंड चैप्टर में से जरूर आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ओवरऑल इन सभी चैप्टर्स में से मोस्ट रेपिटेटिवली हमें देखने को मिलने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं हम अपने प्रीवियस ईयर्स के साथ। सबसे पहला जो है हमारे पास है एक एमसीक्यू। सबसे पहले बताओ कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है नंबर 3, सोशल एनवायरनमेंट के बारे में हमें पूछा गया है। हर बार क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करोगे, खुद से क्वेश्चन का आंसर बताओगे और फिर मेरा आंसर आप सुनोगे। अपने आप से पहले करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट? हमारे कौन से एनवायरनमेंट होते थे, यहीं से शुरू कर लेते अपनी रिविजन। तो देखो, इसके लिए हम सिंपल सा एक एक्रोनियम याद करेंगे, स्पेल्ट। स्पेल का 3rd फॉर्म होता है ना, पास्ट फॉर्म होता है ना, स्पेल, स्पेल्ड, स्पेल्ट। तो स्पेल्ट हम यहाँ से याद करेंगे। स्पेल्ट क्या है? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। कौन से डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट के? स्पेल्ट। हमने स्पेल्ट कर दिया बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस को, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो सोशल एनवायरनमेंट में देखते हैं कौन सा आएगा। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, पैसे की बात हुई जैसे ही, पैसा मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मुझे नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्कफोर्स, हाँ, जैसे ही लोगों की बात हुई, सोसाइटी की बात हुई, तो वो मेरा सोशल एनवायरनमेंट आ जाएगा, वो मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेचर ऑफ रिलेशन ऑफ अवर कंट्री विद फॉरेन कंट्री, पॉलिटिकल। प्लान्ड आउटले इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, इकोनॉमिकल। हमें कौन सा चाहिए? सोशल। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी। डायमेंशंस कौन सी है? स्पेल्ट, SPELT, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। चलो, dash refers to doing the task correctly and with minimum cost. Cost is for C. Cost C से शुरू होता है, तो इसमें हमें क्या याद रखना है? देखो, 2 चीजें होती है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी में C आता है, इफेक्टिवनेस में T आता है। T का मतलब होता है टाइम, C का मतलब होता है कॉस्ट। हमें पूछा है कॉस्ट, तो मैं अपना आंसर क्या कर दूंगी? एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस में T आता है, एफिशिएंसी में T नहीं आता। तो इफेक्टिवनेस T फॉर टाइम बचाना है, एफिशिएंसी C फॉर कॉस्ट बचाना है। हमें कॉस्ट बचानी है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी। चलो
केस स्टडी फॉर्मेट में फिर से पहले एक बार स्टॉप करो, खुद से पढ़ो, फिर मेरा आंसर सुन लेना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछी गई है, चैप्टर नंबर 3 आ गया, इंपॉर्टेंस पूछी गई है। अच्छा एक चीज समझाती हूँ, इंपॉर्टेंस जहां भी पूछी जाए वहां पे आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, क्या ढूंढना है। देखो मैं एक बोलती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एसके बिल्डर्स है, दो स्टेटमेंट बताऊंगी, दोनों में फर्क समझना। एक स्टेटमेंट में बोल रही हूँ एसके बिल्डर ने कुछ काम किया, एसके बिल्डर ने जो भी काम किया उसकी वजह से उनके साथ कुछ अच्छा हुआ। समझ रहे हो, पहले मैं बोल रही हूँ एसके बिल्डर ने कुछ काम किया, फिर मैं बोल रही हूँ एसके बिल्डर ने जो भी काम किया उसकी वजह से उनके साथ कुछ अच्छा हुआ या कुछ बुरा हुआ। ठीक है, अब वो जो भी काम कर रहे हैं वहां पे इस तरीके की लाइन में आपको यूजुअली देखने को मिलेंगे फीचर्स। उन्होंने जो किया उसकी वजह से जो अच्छा हुआ इंपॉर्टेंस, जो बुरा हुआ उसकी वजह से लिमिटेशन। हमें क्या चाहिए, इंपॉर्टेंस। देखो यहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि इसने जो भी किया है उसकी वजह से उनके साथ कुछ अच्छा हुआ। ठीक है, he became the market leader in the design। वो क्यों बना मार्केट लीडर? because they were the first to recognize the need of using the AI। ठीक है, तो उन्होंने जो भी किया उसकी वजह से, मतलब उनके साथ अच्छा जो भी हुआ, अच्छा होने की वजह या जो भी चीज अच्छी हुई, तो अच्छी क्यों हुई? they were the first to recognize the need of using artificial intelligence। तो यहां से मुझे क्या देखने को मिलेगा, गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो उनके साथ जो भी अच्छा हुआ उसका रीजन, या फिर जो भी अच्छा हुआ वो क्यों हुआ या क्या अच्छा हुआ, वहां से आपको उनकी जो है इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट है तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, 3 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, 3 फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। तो आप कोई भी 3 फीचर इसमें लिख सकते हो। बात ही आती है कि लिखनी कैसे है, 3 नंबर का सवाल है। सबसे पहले मैं अपना आंसर शुरू करूंगी, आंसर नंबर 21, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मेरी ऑप्शन ए अगर मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं लिखूंगी बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट अफेक्ट द बिजनेस, ब्ला 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 ब्ला। मुझे जो भी आता है मैं वो सारी उसकी पहले एक्सप्लेनेशन 1 से 2 लाइन में उसका मतलब लिखने वाली हूँ। उसके बाद द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज। The features of business environment are as follows. Point number 1, पहला feature, business environment is dynamic, business environment is complex, business environment is uncertain, business environment is totality of external forces। तो हमें इसके features आने चाहिए। business environment dynamic है, बदलता रहता है, कभी कोविड आ जाएगा, कभी सर्दी आ जाएगी, कभी गर्मी आ जाएगी, कभी सरकार बदल जाएगी, कभी कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, बदलता रहता है। business environment is uncertain, हमें कुछ नहीं पता कि कल को क्या होगा, कल को कोई नया एआई आएगा, कोई नई सरकार आएगी, क्या होगा किसी को नहीं पता। बिजनेस एनवायरनमेंट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, हमारे बिजनेस के कंट्रोल से बाहर एक्सटर्नल है बिजनेस एनवायरनमेंट, और जितनी भी चीजें बाहर हैं हमारे कंट्रोल से उन सभी चीजों का सम टोटल है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स रिवाइज करवा रही हूं, पर आपको याद होने चाहिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट के ये कुछ एक फीचर्स हैं। इसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके का बिजनेस एनवायरनमेंट होगा, अलग अलग देश, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट की टेक्निक्स हो सकती है, अलग अलग चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट में हो सकती है, रिलेटिव टू द प्लेस, टू द टाइप ऑफ बिजनेस एटसेट्रा। ठीक है, स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या था, नोटबंदी। हमारी सरकार ने बोला था कि आज रात से 500 और 1000 के जो नोट हैं, पुराने नोट, वो बंद हो जाएंगे और कोई भी उन नोटों को यूज नहीं करेगा, सरकार नए नोट लेकर के आएगी। डीमोनेटाइजेशन, इसकी वजह से क्या हुआ था, कैश लाइट इकोनॉमी बनी थी, हमारी जो सेविंग्स थी, सेविंग्स वर चैनलाइज्ड इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। सरकार ने बोला था कि अब से हम जो है टैक्स इवेजन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, और इसकी वजह से क्या हुआ था, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स लिए गए थे, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हुई थी, जिनका भी काला धन था, ब्लैक मनी थी, वो अब सरकार के पास आ गई थी। सरकार ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन उसकी वजह से करी थी। तो डिमोनेटाइजेशन का पहले मतलब बताओगे 2 से 3 लाइन में, फिर बताओगे इसकी वजह से कैश लाइट इकोनॉमी बनी, क्योंकि सारा पैसा बैंक में जमा होने लग गया, ऑनलाइन फॉर्म में हो गया, कैश अब हमारे पास कम होता था। सेविंग्स जितनी भी हमारे पास कैश के फॉर्म में थी वो सारी फॉर्मल यानी कि बैंकिंग सिस्टम में वो चली गई, बैंक्स के पास वो चली गई। अब सारा कुछ बैंक्स के पास पैसा है, बैंक उसको आगे इन्वेस्ट करते हैं और पैसा कमा सकते हैं। टैक्स इवेजन, टैक्स की जितने भी चोरी हो रही थी काले धन की वजह से, अब वो सारा रुक गया। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, अब सरकार को टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो गया। क्यों?
क्योंकि जितने भी लोगों का काला धन था वो सारा सरकार के पास आ गया था, बैंक्स में वो सारा पैसा जमा हो गया था। तो ये थे हमारे डीमोनेटाइजेशन। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये क्वेश्चन ना काफी ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मैनेजमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या मैं बोलूं मैनेजमेंट के जो फीचर्स है वो तो याद करने हैं, लेकिन वही सेम टू सेम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स किसके होंगे? मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस के, यानी कि प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जितने भी हमारे पास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है आप उन सब में भी सेम फीचर्स, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। तो अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लिए काफी काम आपका आसान हो जाएगा। देखो मैं कैसे लिखने वाली हूँ फिर से। आंसर नंबर 26, ऑप्शन नंबर ए, ये सारा कुछ मैं लिखूंगी लाइन की इस वाली तरफ, लाइन के उस तरफ मैं पहले शुरू करूंगी मैनेजमेंट का मतलब बताने वाली हूँ मैनेजमेंट क्या होती है। फिर मैं लिखूंगी द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। लेकिन मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने पड़ेंगे, याद करने जरूरी है। वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आप इन सब के भी लिख सकते हो। कैसे याद करेंगे मैम? तो याद करने के लिए देखो हमारे पास क्या है, गो पापा गो टू CID। पापा जी जाओ CID के पास जाओ और CID को जाके रिपोर्ट लिखवा के आओ। दया को, ठीक है, ACP साहब को जाके रिपोर्ट लिखवा के आओ। गो पापा गो टू CID। देखो क्या बोल रहे हैं मैं, जी से है हमारे पास ग्रुप एक्टिविटी, जी से हमारे पास क्या है ग्रुप एक्टिविटी है, P से मेरे पास क्या है परवेसिव है, फिर से G से मेरे पास क्या है गोल ओरिएंटेड है, C से मेरे पास क्या है कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है कि हमारी मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग सब कुछ कॉन्टिन्यूअस है। I से मेरे पास क्या था इंटेंजिबल, और D से हमारे पास क्या है डायनामिक। तो देखो प्लानिंग सब कुछ, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग सब कुछ, पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट, पूरी मैनेजमेंट सब कुछ डायनामिक रहता है। तो ये है हमारे सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के भी लिख सकते हो। देखो ये ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बट ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन सब में आप कॉमन लिख सकते हो। ठीक है, ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सब में कॉमन लिख सकते हो। इसके अलावा कोई ना कोई एक दो और कैरेक्टरिस्टिक्स सबके आपको मिल जाएंगे, पर ये ऐसे हैं जो कॉमन है जो आप सब में लिख सकते हो। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो अगर याद हो गया। गो पापा गो टू CID, यानी कि ग्रुप एक्टिविटी, परवेसिव, गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस, इंटेंजिबल एंड डायनामिक। फटाफट से एक्रोनियम जो है कमेंट सेक्शन में लिख दो और अच्छे से याद कर लो, 4-5 बार बोलो और याद कर लो। ठीक है, तो ये होंगे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के जो आपको पेपर में लिखकर आने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट एनी 4 फंक्शंस परफॉर्म बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन सी होती है? जो सबसे टॉप पे होती है, CEO, CMO, CFOs, चीफ लेवल के जितने भी मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, वो सारे हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। क्या करते हैं ये लोग बनाते हैं प्लान्स, deriving the plans, making the policies of the company, determining the objectives of the company, determining the activities to be performed in the company। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज इन द कंपनी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ बात करनी, उनको सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज कन्वे करना, ये भी काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग करना भी काम है इनका। ठीक है, ध्यान रखना पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, ये फंक्शन होता है हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है? सबसे पहले आप ये बताओगे, सीधा शुरू नहीं कर दोगे कि 4 फंक्शन परफॉर्म बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। नहीं, सबसे पहले जैसे मैंने मैनेजमेंट को डिफाइन किया था, आप टॉप लेवल मैनेजमेंट को डिफाइन करोगे कि ये सबसे टॉप लेवल पे होते हैं, इसमें CEO आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, कौन आता है वो बताओगे, वो लोग क्या काम करते हैं, फिर उसके बाद वो बताओगे। प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, एक्टिविटीज कौन सी होगी, एक्टिविटीज डिटरमाइन करते हैं, रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल रही है इस चीज का ध्यान रखते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलो फिर से 6 नंबर का क्वेश्चन आया है हमारे पास। 6 नंबर का क्वेश्चन जैसे मैंने बोला था, ज्यादातर जो 6 नंबर का क्वेश्चन है आपको चैप्टर नंबर 2 में से ही देखने को मिलेगा, और ज्यादातर आपको किस पे देखने को मिलेगा? साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर ही देखने को मिलेगा, उसके टेक्निक्स के ऊपर देखने को मिलेगा, या फिर फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आ गया। देखो हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत कम हमें पूछे जाते हैं, इन दोनों में से ही कोई ना कोई एक जो है हमें ज्यादातर पूछा जाता है। टेक्निक्स हमारी थी टोटल 7, जिसमें से 4 क्या थी? स्टडी, और 3 और थी
टेक्निक 7 है, 4 क्या है उनमें से स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी। 4 तो स्टडी हमने करनी है, मोशन, मेथड, फटीग, टाइम, मोशन, मेथड, फटीग, टाइम, 4 स्टडीज करनी है। उसके अलावा 3 और है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड 8 फोरमैन होते थे, फंक्शनल फोरमैनशिप। तो टोटल 7 टेक्निक्स है, 3 पूछी गई है। टाइम स्टडी हमें ये बोलता है कि आपको टोटल टाइम की स्टडी करनी पड़ेगी कि किसी एक पर्टिकुलर जॉब को कितना टाइम लगता है। इसकी स्टडी आप कैसे करोगे, अलग अलग डिवाइसेस से यूज करो, मे बी स्टॉप वॉच या ऐसा कोई डिवाइस यूज करो और टाइम की स्टडी करो कि एक पर्टिकुलर काम को करने में, एक जॉब को करने में कितना टाइम लगता है। अगर मैं कहती हूँ कि एक प्रोडक्ट को, एक यूनिट को बनाने में 10 मिनट लगते हैं, इसका मतलब 1 घंटे में कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे, 6 प्रोडक्ट बन जाएंगे। इसका मतलब अगर 8 घंटे एक लेबर एक दिन में काम करे तो वो 8 × 6 48 प्रोडक्ट्स बना सकता है। तो ये हमने अपने टाइम स्टडी करके निकाल लिया कि कितना प्रोडक्ट एक एम्प्लॉय, एक लेबर एक दिन में बना सकता है। फिर मैं क्या करूंगी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम सेट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक एफिशिएंट एम्प्लॉय एक दिन में 8 घंटे काम करेगा तो 48 यूनिट वो बनाएगा। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में सेट कर सकती हूँ और मैं अपनी लेबर को बोलूंगी अगर कोई भी लेबर 48 से कम यूनिट बनाता है एक दिन में तो मैं उसको लेस देन, अगर 48 कोई बनाता है तो मैं उसको सिर्फ 4 रुपीज पर यूनिट पेमेंट करूंगा। अगर कोई 48 बनाता है तो मैं उसको 5 रुपीज पर यूनिट पेमेंट करूंगा। अगर कोई 48 से ज्यादा बनाता है तो मैं उसको मे बी 6 रुपीज पर यूनिट की पेमेंट करूंगा। तो अब आपने क्या कर दिया, आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया टाइम स्टडी की मदद से, डिवाइसेस को यूज करके, और फिर बोला कि मैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम करूंगा, क्योंकि मुझे पता है 8 घंटे काम करोगे 48 यूनिट तो बना ही सकते हो अगर अच्छे से काम करोगे। अगर 48 से कम बना रहे हो, मतलब एफिशिएंट नहीं हो, तो मैं तो तुम्हें सिर्फ 4 रुपए दूंगा पर यूनिट। अगर 48 बनाए तो इतना, वरना इतना। ये हो गया मेरा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ठीक है, लास्ट इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी के अंदर ये स्टडी किया जाता है कि एक लेबर दिन में कितनी बार उठता है, बैठता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, सामान उठा के रखता है, सामान उठा के इधर रखता है, उधर रखता है। एक लेबर एक दिन में कितनी बार अलग अलग तरीके के मोशन कर रहा है, चलना, भागना, दौड़ना, इधर जाना, उधर जाना, सामान उठाना, वो हो गए मोशन। उन मोशन की स्टडी करी जाती है। क्यों? क्योंकि उन मोशंस को करने में टाइम लगता है और उन मोशंस को करने की वजह से जो लेबर है वो थक सकता है, फटीग उसको हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, उनके मोशन की स्टडी करेंगे और उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें आप ये लिख सकते हो कि एफडब्ल्यू टेलर ने ये देखा कि ब्रिक लेयरिंग यानी कि ईंटें लगाने के प्रोसेस में कितने मोशन होते हैं और उसको सिग्निफिकेंटली कम कर दिया उसकी स्टडी करने की वजह से। उसको पता चला कि बहुत सारे ऐसे मोशन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लेबर अननेसेसरीली कर रहे हैं। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बिठा दिया कि आपको कैसे कैसे अपने मोशंस करने हैं, कैसे कैसे इधर उधर जाना है, और उस स्टडी की मदद से काम को बहुत आसान, विद इन लेस टाइम, विद लेस फटीग, काम उन्होंने आसान कर दिया। ठीक है, फिर आते हैं फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कौन से फीचर थे भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के? पहली चीज तो ये याद होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, चलो मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता कि कौन से फीचर्स हैं, स्टिल आप लिख सकते हो। मैं कहती हूँ मुझे ये पूरा क्वेश्चन नहीं आता तो क्या मैं 6 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दूं? नहीं, मुझे इंग्लिश तो आती है तो मैं अपने इंग्लिश के बलबूते पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आऊंगी। कैसे? मेरे को पहले वाले में एक अक्षर लिखा हुआ है जनरल। जनरल का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक का उल्टा। कुछ स्पेसिफिक नहीं है किसी एक चीज से, जनरल है, सबके लिए है। और क्या है? गाइडलाइन। गाइडलाइन तो पता है ना हमें क्या होता है कि एक कोई ऑर्डर आया हुआ है, एक हमें कुछ पता है कि जैसे सीबीएसई की गाइडलाइंस हैं कि पेपर को ऐसे अटेम्प्ट करना है, 3 घंटे का पेपर होना चाहिए, वो गाइडलाइन है। ठीक है, तो जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि इस काम को ऐसे ही करना है, नहीं। हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या बताते हैं कि देखो आप यूजुअली किस तरीके से अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने लेबर के साथ काम कर सकते हो, उनसे काम कैसे करा सकते हो, आपको मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए, उस चीज की जनरल गाइडलाइन। ऐसा नहीं है कि जब आप ईंटें उठा के इधर से उधर रखोगे तो वो ऐसे ही करना है, नहीं, स्पेसिफिक नहीं है। हर दुनिया के हर मैनेजर के लिए जनरल गाइडलाइन है कि आपको मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए। फिर है मेनली बिहेवियरल। बिहेवियर का मतलब तो हर कोई जानता है, तो आंसर क्या लिख के आओगे कि ये जो प्रिंसिपल्स है वो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं कि हमें बिहेव कैसे करना चाहिए। मतलब मैनेजर्स के बिहेवियर को गाइड करते हैं कि उनको गुस्से से, प्यार से कैसे अपने लेबर के साथ बिहेव करना चाहिए, कैसे अपनी लेबर को जो है सही तरीके से संभाल के रखना चाहिए, कैसे मैनेजमेंट करनी चाहिए। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब बताओ इसमें क्या ही मुश्किल है?
ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रैक्टिस के साथ और एक्सपेरिमेंटेशन के साथ बनाए गए हैं। ऐसे थोड़ी कि कोई एक दिन उठे एफडब्ल्यू टेलर सुबह उनको लगा कि अरे ये सपना आया था रात को और वही लिख दिया, नहीं, उन्होंने बार बार प्रैक्टिस करी, एक्सपेरिमेंट किए और उनको समझ आया कि कौन सी चीज हम बार बार कर रहे हैं और कौन सी चीज मैनेजर्स को करनी चाहिए, उनके लिए फायदेमंद होगी, फिर जाके उन्होंने उसका प्रिंसिपल बनाया। ऐसे नहीं कि सपना आया और लिख दिया, नहीं, तो उन्होंने बार बार प्रैक्टिस करी, एक्सपेरिमेंट करके देखे अलग अलग ग्रुप ऑफ लोगों के साथ और फिर उन्होंने ये प्रिंसिपल्स बना दिए। अब एक चीज देखो, आपके मैं कह रही हूँ मुझे कुछ भी अगर नहीं आता तो भी मैं इनको आंसर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस का मतलब पता है, एक्सपेरिमेंट का मतलब पता है, बिहेवियर का मतलब पता है, गाइडलाइन का, जनरल का मुझे मतलब पता है, तो मैं अपनी इंग्लिश के बलबूते पे लिख सकती हूँ। तो मैं कभी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आऊंगी, मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आऊंगी। आगे चलते हैं दूसरे सेट पे फिर से। अब इस बार मेरे पास एमसीक्यू नहीं है, सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करूंगी, क्वेश्चन पढ़ूंगी, सोचूंगी किस चैप्टर का क्वेश्चन है। 1 डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशन कौन से थे, अभी हमने बताया था, क्या हमने क्या किया था, स्पेल्ट, आई हैव स्पेल्ट द बिजनेस डायमेंशंस। स्पेल्ट तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इनमें से ही कोई एक होगा और उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है। देख लो कौन सा है, तो फटाफट से देखो और फिर मुझे आंसर करो। तो देखो इसमें आपको देख के अभी तक समझ आ ही गया होगा, बर्गर, पिज्जा, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह की बात हो रही है, तो ये मेरा क्या है, सोशल एनवायरनमेंट की बात हो रही है कि सोसाइटी के लोग जो है किस तरीके का खाना खाना चाहते हैं। स्विच्ड ओवर टू द हेल्दियर ऑप्शंस, की हमारी जो सोसाइटी है वो हेल्दियर ऑप्शन की तरफ चली गई है, इसलिए उन्होंने भी हेल्दियर ऑप्शन कर दिए हैं। देखो सरकार नहीं बोल रही कि तुम्हें फास्ट फूड बनाना है कि हेल्दी ऑप्शन बनाना है, नहीं, तुम्हें पता है कि सोसाइटी फास्ट फूड खाती है तो फास्ट फूड बनाओगे, हेल्दी ऑप्शन खाते हैं तो तुम हेल्दी चीजें बनाओगे। तो ये क्या है, सीधा सीधा मेरा सोशल एनवायरनमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। And one point of importance of understanding the business environment highlighted in the above case। अब फटाफट से बताओ इंपॉर्टेंस, मैंने क्या बोला था, इंपॉर्टेंस में क्या होगा, एक तो होगा कि इसने वीबीआर सिनेमा ने क्या काम किया, फिर होगा उस काम को करने की वजह से उनके साथ क्या अच्छा हुआ। ठीक है, तो देखो बाय कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट, यानी कि उन्होंने क्या काम किया, कंटिन्यूसली मॉनिटर किया एनवायरमेंट को, एंड अडॉप्टिंग सुटेबल बिजनेस प्रैक्टिस, ये काम उन्होंने किया, इसकी वजह से उनके साथ अच्छा क्या हुआ, दे वर एबल टू इंप्रूव द रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट्स एंड जस्ट होपफुल इट विल कंटिन्यू इन द मार्केट। बस उन्होंने ये किया, उसकी वजह से दे वर एबल टू डू दिस, क्या कर पाए थे, इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। खत्म, ये हमारी हो गई इंपॉर्टेंट। तो जो काम उन्होंने किया वो होता है फीचर, जो उनके साथ अच्छा या बुरा हुआ वो होगी इंपॉर्टेंस या फिर लिमिटेशन। तो इंपॉर्टेंस क्या है, इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। चलो अगले में फिर से 6 नंबर की हमारे पास है। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 4 फीचर्स ऑफ एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड इन द अबव केस। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है तो पहली चीज तो आपको समझ ही नहीं आएगा कौन से चैप्टर का है, पर देखो हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है कि अरे ये कौन सा चैप्टर है। देखो या तो क्वेश्चन सीधा ऐसा होगा जो समझ आ जाएगा, जैसे कि इसमें है कि बिजनेस एनवायरनमेंट है, समझ आ गया, चैप्टर नंबर 3 है। या फिर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि समझ नहीं आ रहा है, इसमें 2-3 ही केस होते हैं, या तो इसमें कोऑर्डिनेशन का आ जाता है कॉन्सेप्ट, या फिर इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी का आ जाता है, या फिर डेलीगेशन का आ जाता है। कुछ है कि ऐसे क्वेश्चन होंगे, हम जब ये पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार, आपको समझ आने लग जाएगा कि किस तरीके की केस स्टडी आ रही है। और प्रैक्टिस से ज्यादा अच्छी और कोई चीज नहीं है और कोई दवा नहीं है केस स्टडीज की अदर देन प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कर लो, आपकी केस स्टडीज सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कौन सा पूछा गया, 2-3 ही कॉन्सेप्ट होंगे। जब हम सारे पीवाईक्यूज कर लेंगे ना पूरी सीरीज, है ना, तो आपको समझ आने लग जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, रेपिटेटिव होगा और आपके पेपर में इनमें से कोई एक आएगा। या फिर एक आता है फीचर, फीचर नहीं, या फिर एक आता है हमारे पास फंक्शन। तो दूसरा, एक तो आ जाएगा मेरे पास कॉन्सेप्ट, दूसरा मेरे पास, या फिर इसमें कई बार क्या आ जाता है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन तो हमें पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन 5 में से कोई एक होता है, पूछा गया होता है। ठीक है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, फंक्शन तो है नहीं इसमें। देखो कौन सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से एक बार पॉज करो और देखो और समझ लो कि कौन से कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे करी गई है। चलो तो देखते हैं कौन से कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कोऑर्डिनेशन की। देखो जहाँ पे कोऑर्डिनेशन होगा ना, आई कैन गारंटी कि 99% ऑफ द टाइम क्वेश्चन में केस स्टडी में लिख रखा होगा कि कोऑर्डिनेशन चल रही है, कोऑर्डिनेशन हो रही है। ठीक है, तो ये भी कोऑर्डिनेशन है, सीधा सीधा कोऑर्डिनेशन वर्ड दिया हुआ है तो मुझे समझ आ गया कि कोऑर्डिनेशन के बारे में यहाँ पे जो है बात हो रही है। ठीक है, और क्या पूछा है हमें, एक्सप्लेन 4 फीचर्स ऑफ एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। 4 फीचर्स हमें बताने हैं इसके। ठीक है, देखते हैं। एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो यूनिटी का काम करती है। ठीक है, कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट्स, नलिनी इज एबल टू गिव कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट, इंटीग्रेटिंग द ग्रुप एफर्ट, ये वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये है स्टार्ट्स एट प्लानिंग स्टेज, कंटिन्यूस टिल कंट्रोलिंग स्टेज। तो कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। एंड लास्टली होता है कि नलिनी जो है वो खुद से जो है
हर कोऑर्डिनेशन विद ऑल द डिपार्टमेंट्स, क्या बोला कि नलिनी कोऑर्डिनेशन करना शुरू करती है प्लानिंग पे, खत्म करती है कंट्रोलिंग पे। तो यानी कि नलिनी यहाँ पे क्या कर रही है, डेलिब्रेटली कर रही है कोऑर्डिनेशन। दूसरा मैंने क्या बोला, कंटिन्यूअस, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक लगातार कोऑर्डिनेशन होती है। तीसरा मैंने क्या बोला, यूनिटी एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स, तो यूनिटी लेकर के आता है। एंड लास्टली इंटीग्रेटिंग द ग्रुप एफर्ट्स, ये भी काम करता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने का काम करता है। तो ये हो गए हमारे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। चलो आगे फिर से 6 नंबर का है, फिर से कौन से चैप्टर में से, चैप्टर 2 में से, और फिर से क्या आया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट आया है। तो मैंने क्या बोला था, कितने टेक्निक्स थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, अभी बताए थे 4 स्टडीज, 3 और कौन से स्टडी, मेथड, मोशन, फटीग एंड टाइम स्टडी, एंड 3 और थे कौन से, फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। फिर आते हैं मेरे पास मेरे प्रिंसिपल्स। देखो प्रिंसिपल्स कौन से हैं, तो देखो जो हमारे पास प्रिंसिपल्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जैसे टेक्निक 7 थी, प्रिंसिपल है 4, जिसमें से 3 प्रिंसिपल है नॉट वाले, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसके अलावा एक और है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। तो 4 प्रिंसिपल्स है, 7 टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, ठीक है जी। चलो तो पहले हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब हमारे यहाँ तो जी ऐसा ही चलता है, तो जैसे हमारे घर वाले बोलते हैं ना, हमारी फैमिली ट्रेडिशनल, कि जी हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, उसको हम बोलते हैं रूल ऑफ थंब। कि इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, इसके पीछे कोई ये नहीं है कि क्यों है ऐसा, नहीं पता, बस ऐसे ही चलता है हमारे यहाँ, तो वो होता है रूल ऑफ थंब। तो एफडब्ल्यू टेलर बोलते हैं कि साइंस, आप एक्सपेरिमेंट करो, आप साइंटिफिकली देखो कि क्या सही है और वही करो। ये मत सोचो कि ऐसे ही चलता है और मैं तो वही करूंगा, नहीं, जो सही है एक तरीका ढूंढो, एक्सपेरिमेंट करो साइंस के थ्रू, एक तरीका, साइंटिफिक तरीका ढूंढो चीजों को करने का, और साइंटिफिक तरीका अपनाओ, ना कि हमारे यहाँ यही चलता है रूल ऑफ थंब, वो नहीं करना। साइंटिफिक तरीका ढूंढो, एक्सपेरिमेंट करो और उसके तरीके से ही काम करो। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए, जो हमारे मैनेजर्स हैं और जो हमारे लेबर है उनके बीच में आपस में हार्मनी होनी चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट जो है लेबर के साथ मिलके काम करे, लेबर जो है मैनेजमेंट के साथ मिलके काम करे, अपना अपना ना सोचे, एक दूसरे का सोचे और हार्मनी रखे, लड़ाई ना करे। डेवलपमेंट ऑफ एवरीवन टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, मैनेजमेंट ऐसे काम करे, इस तरीके का काम दे लेबर को जिससे लेबर का भी भला हो, लेबर की भी डेवलपमेंट हो। हम बार बार सेम टू सेम काम ना दे, हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम उनको कुछ ना कुछ हेल्प करे ताकि लेबर भी और कुछ नए स्किल सीखे, कुछ नई ट्रेनिंग ले, कुछ नया डेवलपमेंट करे, ताकि वो भी और ज्यादा बेटर अपने प्रीवियस स्टेज से हो सके, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे प्रिंसिपल्स। अगला आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस। अब आ गए इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहले क्या आया था फीचर्स, अब क्या आ गए इंपॉर्टेंस, ठीक है। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। तो कहते हैं जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हमारे मैनेजर को बहुत ज्यादा यूजफुल इनसाइट्स देता है रियलिटी के बारे में। कह रहे हैं कि देखो जो मैनेजर्स है उनकी ना नॉलेज बहुत लिमिटेड होती है, उनको ज्यादा पता नहीं होता कि कैसे क्या करना है अगर तुम नए नए मैनेजर हो। लेकिन अगर तुम इन प्रिंसिपल्स को पढ़ोगे, अगर तुम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, ये प्रिंसिपल्स तो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे, प्रैक्टिस के बेस पे बनाए गए हैं। इन प्रिंसिपल्स में तो एक्चुअली पता है कि क्या होता है और उसी के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल बने हैं। रियलिटी चेक देता है मैनेजर्स को कि देखो रियलिटी में लेबर ऐसे काम करती है, रियलिटी में मैनेजमेंट ऐसे करी जाती है, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं तभी हम तुम्हें बता रहे हैं। तो मैनेजर्स की लिमिटेड नॉलेज को वाइडन करता है और उनको बताता है कि असल में कैसा होता है और तुम्हें भी रियलिटी के अकॉर्डिंग इसी तरीके से काम करना चाहिए। साइंटिफिक डिसीजंस, रूल ऑफ थंब नहीं लगाना, साइंस के बेसिस पे तुम्हें डिसीजन लेना है, ये बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं पता होंगे तो हर कोई रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, साइंटिफिक डिसीजन लेना है, यानी कि हमें एक्सपेरिमेंटेशन करके साइंस के बेसिस पे जो चीज सही है वो करना है। साइंटिफिक डिसीजन लेने में मदद करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जिन्होंने बनाए हैं, हेनरी फॉल, एफडब्ल्यू टेलर, इनको पता है कि सिर्फ अपना नहीं सोचना, सिर्फ लेबर का नहीं सोचना, पूरी सोसाइटी का भी सोचना है, पब्लिक का भी सोचना है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर एक मैनेजर इनको फॉलो करेगा तो ये प्रिंसिपल्स उसको, एक मैनेजर को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करना सिखाएंगे, उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने देंगे। जैसे कि ये है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ये क्या है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तो है कि आप अपने लेबर का ध्यान तो रख रहे हो, साथ में उनकी डेवलपमेंट भी कर रहे हो।
ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर्स की, ठीक है। चलो आगे चलते हैं 2024 के सेट नंबर 3 पे। फिर से एक एमसीक्यू है, स्टॉप करो, खुद से आंसर बताओ, फिर मेरा सुनो। क्या पूछा गया है? ऑब्जेक्टिव विच दे आर ट्राइंग। ऑब्जेक्टिव कौन से होते थे? 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 3 गोल होते हैं सबके। मैं पहले अपने बारे में सोचूंगी, फिर अपने माँ बाप अपने परिवार के बारे में सोचूंगी, और फिर दुनियादारी का सोचूंगी। कंपनी भी यही करती है, पहले अपने बारे में सोचती है, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कंपनी कहती है कि मैं सर्वाइव कर लूं सबसे पहले, फिर कंपनी कहती है कि मेरे को प्रॉफिट हो जाए, फिर कंपनी कहती है अब मैं ग्रो भी करना चाहती हूँ, फिर कंपनी कहती है मेरे तो ये ऑब्जेक्टिव है, मैं अपने लिए तो ये सोचूंगी, उसके साथ साथ मैं अपने लोगों के बारे में सोचूंगी, यानी कि अपनी फैमिली के बारे में, यानी कि अपने एम्प्लॉइज के बारे में सोचूंगी कि मैं उनको अच्छा फाइनेंशियल, अच्छे से पैसा उनको मैं दे सकूं, अच्छा सोशल स्टेटस में उनको दे सकूं, एंड उनको जो है टाइम टू टाइम प्रमोशन दे सकूं, एक हायर लेवल उनको मैं टाइम टू टाइम दे सकूं। तो सबसे पहले अपना सोचा, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, फिर अपने लोगों का, अपने परिवार का सोचा, एम्प्लॉइज को अच्छा फाइनेंशियल, अच्छी इनकम देना, सोशल स्टेटस देना, प्रमोशन देना, फिर सोसाइटी के बारे में मैं सोचूंगी, दुनियादारी का फिर मैं सोचने लग जाऊंगी, ठीक है। तो पहले अपना, फिर लोगों का, अपनी फैमिली का, फिर दुनियादारी का। ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव उसी में आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल में, तो ये तो अलग से होते ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब देख लो तीनों में से कौन सा है, तो देखते हैं तीनों में से कौन सा है। द कंपनी सेंड्स एम्प्लॉइज टू विजिट, नहीं, बस यहाँ पे हमारे पास जो है सोशल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। देखो, इट सपोर्ट्स 7 विलेजेस, 7 विलेजेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ना तो अपना सोच रहे हैं, ना अपने लोगों का, दुनियादारी का सोच रहे हैं, दुनिया का सोच रहे हैं, सोसाइटी का सोच रहे हैं, तो सोशल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगली चीज, विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, डायमेंशन कौन सी थी? फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में भी लिख के बताओ, मुझे बताओ कॉन्सेप्ट क्या था, हमने कौन सा एक्रोनियम याद किया था? SPELT स्पेल्ड सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा है। comes out every Friday with big discount, this women के बारे में बात हो रही है, मतलब सोसाइटी के, मतलब लोगों के बारे में बात हो रही है, सोशल एनवायरनमेंट आ गया। आगे चलते हैं, हमारे पास फिर से एक एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस की बात करी गई है, फटाफट से स्टॉप करो, मुझे बताओ कौन से पॉइंट की यहाँ पे बात हो रही है। देखो फिर से वही है, सिंस ही वाज द फर्स्ट वन टू रिकॉग्नाइज द नीड, दिस, फिर से वर्ड आ गया फर्स्ट, तो फिर से मेरा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट मूवर एडवांटेज आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो एक और हमारे पास एमसीक्यू है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिमोनेटाइजेशन। पॉज करो, आंसर बताओ, फिर मेरा सुनो। देखो, रिस्ट्रिक्शन आर प्लेस्ड ऑन कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक मनी, सही है। इट लेड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, सही है। एम वाज टू कर्ब करप्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, सही है। अगर मैं बोलूं लास्ट पॉइंट, 500 और 1000 के नोट बैन करे गए थे, सही है। विद इमीडिएट इफेक्ट, सही है। सीजिंग इट टू बी लीगल टेंडर एक्सेप्ट फॉर बाइंग प्रॉपर्टीज, ऐसा तो कुछ मोदी जी ने बोला नहीं था, तो ये गलत है, ठीक है। मोदी जी ने बोला था 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, ये नहीं बोला था कि बाइंग प्रॉपर्टीज के लिए भी नहीं होगा, के लिए हो सकता है, वो चीज गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। फिर से एक एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाइलाइटेड है। फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कौन सा बताया था? गो पापा गो टू, CID, ग्रुप एक्टिविटी, परवेसिव, गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस, इंटेंजिबल, डायनामिक, ठीक है। तो कौन सा फीचर है देख लो। अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी कि डायनामिक की बात हो रही है, बदलता रहता है वक्त के साथ। चलो जी, अच्छा इसमें एक और चीज थी हमारे पास, मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ये क्या है? इसके अंदर 3 पॉइंट होते थे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ये भी याद रख लेना, ठीक है। देखो मैंने जो गो पापा गो टू CID बताया है, उसका ये मतलब है कि वो कॉमन है सबके अंदर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सब में ये आप लिख सकते हो, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, ठीक है। बट उसके अलावा एक दो अलग से भी होंगे, जैसे कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, अपने लोगों का, अपने काम का और अपने ऑपरेशन का मैनेजमेंट किया जाता है, तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। चलो फिर है हमारे पास मैचिंग करके बताओ कि कौन सा आंसर हमारे लिए सही है। तो आंसर हमारा इसमें आता है बी। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल लेवल क्या करती है? दे इंश्योर देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सोनल। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट क्या करती है? डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब जो हमारी एक्चुअल में लेबर होती है, ठीक है। चलो
विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, फिर से मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं? पहले अपना सोचो, फिर अपने परिवार का सोचो, फिर दुनियादारी का सोचो। अपना मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अपने परिवार का मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तीसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, नेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कोई होता नहीं है, तो या तो सोशल होगा या तो पर्सनल होगा। देख लेते हैं। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, एम्प्लॉयमेंट है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव है, बात खत्म। अगले 3 नंबर का है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अरे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कितनी बार कराओगे मैम? अपना, परिवार का, दुनियादारी का। अपना क्या सोचोगे? मुझे सरवाइव करना है, प्रॉफिट करना है, ग्रो करना है। देखते हैं कौन सा है, देखते हैं। Since its inception, Quick Solution was earning enough revenue to cover the cost. Cover the cost मतलब सरवाइव कर गई भैया, बच गए, हमें लॉस नहीं हुआ, सरवाइव तो कर गए। They faced countless this. Slowly their software gained recognition, started making profit. अरे भैया पैसा भी बनाने लग गए, अब तो बच भी गए, अब थोड़ा थोड़ा घर में पैसा भी कमाने लग गए। अब मुझे क्या करना है? डिसाइडेड टू मेक एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हायर्ड मोर एम्प्लॉइज। अब मुझे क्या करना है? ग्रो करना है। ये तीनों चीजें किस में आएंगी? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आएंगी। मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, तो पहले मैं सर्वाइव करूंगी, फिर मैं प्रॉफिट करूंगी, फिर मैं ग्रो करूंगी। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। ठीक है, चल आगे चलते हैं। 18th हमारे पास आ गया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्निक्स। अरे यार फिर से, अब ये नहीं मैं कराऊंगी। टाइम स्टडी कर लिया था हमने, मेथड स्टडी तीनों कर लिए थे, रेपिटेटिव हो गया, फिर से नहीं हम करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल। फिर से फॉर्म में प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन हमने कर लिया था। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का क्या मतलब होता है? यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में, कहीं भी, किसी भी बिजनेस में, इंडिया में, अमेरिका में, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, सरकारी बिजनेस या प्राइवेट बिजनेस, मेरा सर्विसेज का बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, हर तरीके के बिजनेस में ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में अप्लाई किए जा सकते हैं। स्कूल में करे जा सकते हैं तो हॉस्पिटल में भी करे जा सकते हैं, इंडिया में तो अमेरिका में भी, हर तरीके के बिजनेस में ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करे जा सकते हैं। प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे बनते हैं, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है कि ऐसे बोला है ऐसे ही करोगे, ऐसे नहीं करोगे तो लॉस हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। नहीं, अपने हिसाब से इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को तुम चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से इनको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैनेजमेंट लोगों की कर रहे हो, लेबर की। लेबर अलग होती है, कहीं पे लेबर बहुत रिजिड है, कहीं पे लेबर आराम से मान जाती है। आपको अपने हिसाब से इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, अप्लाई करना पड़ेगा, पर प्रिंसिपल्स को फॉलो जरूर करो। ये फ्लेक्सिबल है, कोई रिजिडिटी नहीं है कि ऐसे ही अप्लाई करना है, नहीं। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, अपनी लेबर के हिसाब से अपने प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 2024 सेट नंबर 4। तो अब मल्टी डायमेंशनल स्वीट्स एंड स्नैक्स कंपनी है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अब देख लो फिर से ऑब्जेक्टिव कौन सा है, देख लेते हैं। Been in the business for many years and to grow in the long run, it wants to increase the sale volume. Growth, सीधा अक्षर ही बता दिया, ग्रोथ। और क्या चाहिए इससे ज्यादा? हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। एमसीक्यू है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। सही बात है। सीईओ एट टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर मतलब जो हमारे लोअर लेवल वाले होते हैं। दिस इज नॉट ट्रू, वो उनके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एट मिडिल लेवल मैनेजर इंश्योर देयर डिपार्टमेंट। सही बात है। ऑपरेशन लेवल इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन सेफ्टी। सही बात है। सेफ्टी का काम किसका होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का, क्योंकि वही तो लेबर के साथ इंटरेक्ट करती है फैक्ट्री में जाके, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। चलो, डैश इज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस, कोऑर्डिनेशन। सिंक्रोनाइज करना मतलब कोऑर्डिनेट करना। प्लानिंग नहीं हो सकता, डायरेक्टिंग नहीं हो सकता। मैनेजमेंट में भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रही, मैनेजमेंट के भी अंदर जो हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन, उसकी सिंक्रोनाइजेशन की बात यहाँ पे करी जा रही है। स्टेटमेंट 1 और 2 कौन सी सही है, कौन सी गलत है, बताओ फटाफट से। इट इज डायनामिक। क्या बिजनेस एनवायरमेंट डायनामिक है? बिल्कुल ट्रू है। It differs from country to country। क्या वो इसलिए डायनामिक है कि वो एक से दूसरी कंट्री में बदल जाती है? अरे नहीं मैम, कंट्री टू कंट्री बदलने वाले को हम क्या कहते थे? रिलेटिव। रिलेटिव टू द प्लेस, रिलेटिव टू द बिजनेस। डायनामिक तो है पर रिलेटिव है, ये वाली चीज जो एक्सप्लेन करी गई है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। बिजनेस एनवायरमेंट इज लार्जली अनसर्टेन। सही बात है। एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग। ये भी सही बात है। अनसर्टेन है मतलब फ्यूचर का कुछ नहीं पता। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू।
नॉट अ फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन, ये तो आई थिंक पहले भी हमने किया है, देख लेते हैं। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव चैनलाइजिंग सेविंग्स अवे फ्रॉम द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। देखो एक चीज समझो, यहाँ पे जो हमारे पास ये ट्रू फॉल्स टाइप जो क्वेश्चन है, काफी ज्यादा मतलब बीच में कहीं आंसर छुपाया हुआ है। देखो पूरी लाइन पढ़ के ना आपको लगेगा कि सही तो है, एक अक्षर है गलत। चैनलाइजिंग सेविंग्स अवे फ्रॉम द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, नहीं चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, तो ये गलत है। Viewed as tax administrative measure, सही है। Shift on the part of government, tax evasion will no longer be tolerated, सही है। Cashless economy बनाया है, सही है। सिर्फ एक अक्षर, सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, सही है। सेविंग्स अवे फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम, गलत है। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो जी, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, अरे फिर से क्या थी एक्रोनियम, फटाफट से बताओ मुझे क्या एक्रोनियम था हमारा? स्पेल्ट, आई हैव स्पेल्ट द बिजनेस एनवायरमेंट डायमेंशंस, ठीक है। कौन सी है? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। देख लेते कौन सा है। Now going to theater for booking ticket is no longer required. At a click of a button, the desired movie hall. तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी है कि अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन फोन से ही सब कुछ कर सकते हो। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी है। चलो, रजत was carrying a business, देखते हैं। पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, इंपॉर्टेंस पूछी गई है फिर से। एक बार पॉज करो, पढ़ो क्या है, और फिर मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या है, कि कौन सा इनमें से है, और ये भी बताना कि कहाँ पे मिला, जो भी आंसर मिला वो कहाँ पे मिला। देखते हैं तो हमारा आंसर क्या है इसमें। हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। क्या है? ही हर्ड अबाउट द अपकमिंग बैन, फ्यूचर में आने वाले बैन के बारे में उसको पहले से ही पता चल गया। अर्ली वार्निंग सिग्नल उसको मिल गया और उसको पता चल गया कि ये क्या है? थ्रेट है। आइडेंटिफाई उसने कर लिया थ्रेट। तो थ्रेट को आइडेंटिफाई करने में और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को बताने में मदद करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। चलो जी, देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस। नेचर के ऊपर चलो क्वेश्चन आ गया, अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। 3 तरीके का नेचर हो सकता है, या तो आर्ट हो सकता है, या तो साइंस हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? प्रोफेशन हो सकता है। अगर प्रोफेशन की बात करी जाएगी ना, तो सीधा सीधा बता रखा होगा कि ना प्रोफेशन है, एमबीए कर रहा है, ठीक है, नौकरी कर रहा है, प्रोफेशन कुछ ना कुछ उसके बारे में बता रखा होगा। समझ आ जाएगा कि प्रोफेशनल की बात हो रही है, ठीक है। ही इज अ प्रोफेशनल बट ही इज इनटू बिजनेस, इस तरीके से, ठीक है। साइंस की बात हो रही है तो बताया गया होगा कि एक्सपेरिमेंट वगैरह करे और उनके बेसिस पे एक फिक्स चीज हमने निकाली कुछ, ठीक है। और आर्ट की बात हो रही है तो मतलब बताया होगा सब लोग अपने अपने स्किल्स के बारे में कर रहे हैं, अपने हिसाब से अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग चीजों को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, वो होती है आर्ट। तो देख लेते हैं क्या है। देखो, all three are specialized in the social work. They adopted 3 different slums, started educating in their own creative manner. अपने creative manner में वो काम करने लगे। creative कौन सा होता है? आर्ट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन क्रिएटिवनेस, योर ओन स्किल्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है इसका आंसर? क्रिएटिव। चलो अगली चीज हमें क्या पूछी गई है? स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर कौन सा है? आर्ट। उसके 2 फीचर्स हमें चाहिए, ठीक है। देखो पहली चीज हमें क्या देखने को मिलती है? अपने खुद के यूनिक मैनर में, यानी कि पर्सनलाइज्ड उन्होंने जो है यहाँ पर काम किया है, पर्सनलाइज तरीके से अपनी वॉटेवर नॉलेज, वॉटेवर जो भी उनके पास क्रिएटिविटी है, उसका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन किया है, अपने यूनिक मैनर में किया है। दूसरा, स्पेशलाइज्ड इन सोशल वर्क। प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के बेसिस पर जो है आपकी आर्ट बन रही है, तो स्पेशलाइज्ड इन द सोशल वर्क, ठीक है। एज ऑल 3 वर स्पेशलाइज्ड इन द सोशल वर्क, तो उन्होंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है। तो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के बेस पे आप अपनी आर्ट को इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, यूज of scientific principle. The above case highlights the use of scientific principles and techniques. Scientific principle और techniques के बारे में बात हो रही है। एक principle बताना है और 2 टेक्निक बतानी है। कितनी टेक्निक्स थी फटाफट सोचो। टोटल 7 टेक्निक्स हमारे पास थी, जिसमें से 4 हमारे पास स्टडीज थी, मेथड, मोशन, फटीग और टाइम स्टडी। सिमिलरली 4 मेरे पास क्या थे? प्रिंसिपल्स थे, जिसमें से 3 प्रिंसिपल्स में क्या आता था? नॉट आ रहा था, ठीक है। तो 4 प्रिंसिपल्स थे और 7 मेरे पास टेक्निक्स थे, उनको मुझे फटाफट से यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो मेरे हिसाब से प्रॉपर हमें 4 पैराग्राफ दिए हुए हैं, तो चारों पैराग्राफ में से कुछ ना कुछ हमें मिल जाना चाहिए। देखते हैं।
He was using standardized raw materials. तो standardization and simplification able to reduce the cost. तो standardization and simplification की बात यहाँ पे हो रही है. तो standardization and simplification का मेरा टेक्निक एक मुझे मिल गया. कितनी टेक्निक्स मुझे चाहिए? 2 टेक्निक चाहिए, एक टेक्निक मुझे मिल गई. चलो अगली चीज मेरे पास क्या है? ओनली वन बेस्ट मेथड. तो उसने डेवलप किया है बेस्ट मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा कि उसने पूरे मेथड की स्टडी करी और एक बेस्ट मेथड निकाला. तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेथड स्टडी, मेरी दूसरी टेक्निक. एंड लास्टली आप यहाँ पे देखो, उसने बोला है ट्रेनिंग वगैरह करी है ताकि उसके एम्प्लॉइज भी एफिशिएंट हो जाएं. तो यहाँ पे मेरा आ गया प्रिंसिपल, जो कि क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू देयर मैक्सिमम ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. तो मुझे मेरा एक प्रिंसिपल मिल गया, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. 2 टेक्निक्स मिल गई, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन एंड मेथड स्टडी. ये मेरे पास 2 टेक्निक्स और एक प्रिंसिपल मुझे मिल गया. मुझे इन तीनों को आइडेंटिफाई करना है, इन तीनों को एक्सप्लेन भी करना है. प्लीज एक चीज याद रखना, तीनों को अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके आऊंगी. ठीक है, 6 नंबर का है, मैं सिर्फ नाम लिखकर नहीं आ सकती, मुझे तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है. तीनों के साथ में लाइंस भी कोट करनी है कि मैंने तीनों चीजों को कहां से आइडेंटिफाई किया है. सारी चीजें लिखकर आनी है. चलो 2024 के लास्ट सेट नंबर 5 पे हम पहुंच गए हैं. आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. कौन सा प्रिंसिपल है? स्पिरिट द कॉर्प्स, मतलब टीम स्पिरिट में काम करना है सबने मिलके. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. अपने इंटरेस्ट को नीचे रखो और कंपनी की जनरल इंटरेस्ट को ऊपर रखो, उसके लिए काम करो. इनिशिएटिव, हर एक एम्प्लॉय को अपनी इनिशिएटिव लेने का हक देना चाहिए. इक्विटी, सबको इक्वालिटी देंगे, डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करेंगे. यहाँ पर क्या है? ही gave a suggestion which resulted in this. He was rewarded for his suggestion. तो उसको उसका इनिशिएटिव लेने दिया गया है. तो आंसर क्या हो जाएगा? इनिशिएटिव. चलो आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड है. कौन सा फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट का पूछा गया है? देखते हैं. Dynamic conditions or forces which arrive, it becomes difficult to comprehend what constitutes a given environment. It is relatively easier to understand the environment in parts but difficult to grasp it in totality. तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी की. एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक साथ उसको हम समझ नहीं सकते, उसको तोड़ के टुकड़ों में समझना पड़ेगा. अगला मेरे पास आता है फिर से एमसीक्यू. डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछा गया है, देख लेते हैं. प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट. एज पर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, यानी कि लीगल एनवायरनमेंट की यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है, कि लॉ हमने कोई बनाया है. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट? कंपोजिशन ऑफ फैमिली, कंजम्पशन ऑफ हैबिट्स, एजुकेशनल सिस्टम, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. पैसे की बात हो गई तो ये हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा, सोशल एनवायरनमेंट नहीं होगा. तो आंसर विल बी सी. आगे चलते हैं. डैश मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली, मिनिमम कॉस्ट. सी फॉर एफिशिएंसी, टी फॉर टाइम, इफेक्टिवनेस. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एफिशिएंसी. इफेक्टिवनेस में टाइम आता है. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? एफिशिएंसी. एमसीक्यू है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इनमें से क्या करती है? अब ये खुद से बता दो यार. देखो हम पहले से सिमिलर चीजें इसमें कर चुके हैं. दे इंश्योर दैट डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी. ये हमारा मिडिल लेवल का होगा, ये भी हमारे पास नहीं हो सकता. इंटरैक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स नहीं हो सकता. कोऑपरेटिव विद अदर डिपार्टमेंट नहीं हो सकता. एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म इज द आंसर. चलो, the activities involved in managing the enterprise are common to all the organizations, whether economic, political, social. Explain the feature of management. It is all pervasive. ठीक है, चलो अगला मेरे पास आता है क्वेश्चन. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. देखो फिर से कॉन्सेप्ट की बात करी गई है. देखो क्या है कॉन्सेप्ट यहाँ पर? तो मेरे पास यहाँ पे एक बार फिर से कॉन्सेप्ट कौन से की बात हो रही है? कोऑर्डिनेशन. जैसे मैंने बोला कॉन्सेप्ट हमारे पास 2-3 ही होंगे, या तो इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी कहा जाता है, या कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, या कई बार डेलीगेशन कहा जाता है. तो जब जैसे जैसे हम एमसीक्यू केस स्टडीज को, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि किस कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे करी जा रही है. तो एज यू कैन सी वो बहुत सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा है. तो यहाँ पे भी हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा? कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट होगा. एक्सप्लेन एनी वन पॉइंट of importance of the concept identified in number A. कोई भी एक पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस आप कोऑर्डिनेशन का जो है अपने हिसाब से एक्सप्लेन करके आ सकते हो. कॉन्सेप्ट आपको निकाल के पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट किसकी बात हो रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो आराम से कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है. देखो, टास्क्स आर परफॉर्म विद हार्मनी अमंग द मेंबर्स, ट्राइज टू बैलेंस द डिफरेंट टीम्स एट डिफरेंट लोकेशन. ठीक है, वो बहुत सारे ग्रुप एफर्ट्स को ऑर्डरली पैटर्न बनाना चाहता है ग्रुप एफर्ट्स का. ठीक है, कॉमन पर्पस के लिए. तो वो कोऑर्डिनेशन करना यहाँ पे चाह रहा है. कोई भी एक उसका इंपॉर्टेंस आप यहाँ पे लिख सकते हो. चलो फिर से यार सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया. अब देखो टोटली रिपीट क्वेश्चन है. ठीक है, इसको हम स्किप कर सकते हैं.
चलो अब आ गया मेरे पास 2023 का सेट नंबर 1। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। वो क्या करता है, इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। डेलिब्रेट फंक्शन नहीं, परवेसिव नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर नहीं, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। चलो, which of the following are examples of legal environment? लीगल लॉ की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर, लॉ है। डिजिलॉकर फॉर स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स, इंक्रीज इन डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड्स, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहल बेवरेज इज प्रोहिबिटेड। ये है हमारे पास लॉ, ठीक है। ये भी हमारे पास कोई लॉ नहीं है, लॉ है ये दोनों। तो आंसर क्या होगा, नंबर 1 एंड नंबर 5। चलो, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 कौन सी करेक्ट है? मल्टी डायमेंशनल है, बिल्कुल सही। द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। कह रहे कि मैनेजमेंट जो है, एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजमेंट जो है वो सेम ही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर मेरे पास ट्रू रहने वाली हैं, क्योंकि वो मल्टी डायमेंशनल भी है और मैनेजमेंट परवेसिव भी है। आगे चलते हैं। संगीता विजिटेड दिस। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें फाइंड आउट करना है। फटाफट से पढ़ के बताओ कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है। There was a fixed place for everything and it was present there. There was no hindrance in the work as she was working with her maximum efficiency. So ये क्या है, order. There was a fixed place for everything and it was present there. हर चीज के लिए सही जगह और सही जगह पे हर एक चीज अपनी प्रेजेंट थी। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इक्विटी मतलब इक्वालिटी रखनी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन रखो भैया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, शोर शराबा मत करो। इनिशिएटिव मतलब एम्प्लॉइज को इनिशिएटिव लेने का हक होना चाहिए, उनको बोलने का, उनको डिसीजन लेने का हक होना चाहिए। मैचिंग करनी है, बता दो कौन सा सही है। तो डायनामिक नेचर, बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। Relativity, it is different in country to country, and complexity मतलब phenomena that is relatively easier to understand in parts but difficult in totality। चलो आगे चलते हैं। Which characteristics of management as a science is highlighted? तो हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन वोकैबुलरी, यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन की बात नहीं हो रही, इसकी नहीं हो रही, इसकी नहीं हो रही, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की बात हो रही है। कि कॉमन वोकैबुलरी है मतलब कि हर चीज के बारे में हमें एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो नॉलेज सबने गेन करी है, जो पढ़ाई सबने करी है और सबको इसीलिए वो वोकैबुलरी पता है। चलो आगे अपने पास आता है, बाय डूइंग दिस मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, सर्वाइवल का, प्रॉफिट का, ग्रोथ का या पर्सनल ऑब्जेक्टिव? देख लो। इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये हो रहा है हमारे पास ग्रोथ, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई एंड गिव द मीनिंग ऑफ टू कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस। टू कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, पक्का इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी यहाँ पर मेरे पास होने वाले हैं, देख लेते हैं। चलो, सो ही अचीव द टारगेट ऑन टाइम, तो मतलब इफेक्टिवनेस तो है पर एफिशिएंसी नहीं है क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ गई थी। तो एफिशिएंसी यानी कि कॉस्ट वो नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा थी तो एफिशिएंसी नहीं है, पर टाइम पे दे दिया तो इफेक्टिवनेस वो है। ये दो कॉन्सेप्ट है, दोनों को आइडेंटिफाई करो, दोनों को एक्सप्लेन करो। फिर से 6 नंबर आया, एक बार फिर से हमारे पास जो है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो हमें देखने को मिला ही है। तो देखो मतलब कितना रेपिटेटिव है ये सेम क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी साइड हमारे पास पहली बार हमें हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स देखने को मिले हैं। डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डिसिप्लिन मतलब आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन रखना है, वेदर इट इज द मैनेजर्स और इट इज द लेबर। हर किसी को ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा नाम, एक अच्छा गुडविल बन सके, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड, एक टाइम पे एक एम्प्लॉय को एक ही मैनेजर से ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर एक एम्प्लॉय को 4 लोग ऑर्डर करने लग जाएं एक ही टाइम पे तो वो गलत है। एक टाइम पे एक एम्प्लॉय को एक ही जगह से एक ही मैनेजर से ऑर्डर मिलना चाहिए। एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की हर एम्प्लॉय सेम डायरेक्शन में काम करे। जो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर कोई अपने पर्सनल गोल के लिए काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमारी कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे ओवरलैपिंग भी होगी काम की, लेकिन अगर सब लोग सेम डायरेक्शन में काम करेंगे तो काम ओवरलैप नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी आएगी और ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है वो पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स है, जो कि देखो हमने देखा है कि ज्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, ज्यादातर पूछा जाता है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसको तो आप बहुत अच्छे से करके जाओगे। इसके अलावा मैंने आपको शुरू में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे कि जो जरूर करके जाने हैं। आराम से हमने 2024 के सारे सेट कंप्लीट करे हैं। 2023 का एक सेट भी आज हमने साथ के साथ खत्म किया है। इस पूरे पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो लिंक नहीं चले तो टेलीग्राम पे जाओ, विदम ट्यूटोरियल सर्च करो और वहां पे आप चैनल ज्वाइन करके हर एक पीडीएफ का एक्सेस ले सकते हो, ठीक है जी।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपने व्यूज बताओ एंड फटाफट से अपनी प्रेजेंट लगा दो कमेंट में। डे 2 की, डे 1 की प्रेजेंट बहुत सारे बच्चों ने लगाई, बहुत अच्छा रिव्यू आया है। डे 2 की भी फटाफट से प्रेजेंट लगा दो और बता दो कि आपको वीडियो कैसे लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। पूरी की पूरी सीरीज को आपका आई कैन गारंटी इन 10-15 दिनों में सारे PYQs के साथ चैप्टर वाइज अकाउंट्स, इको, BST तीनों चीजें बहुत अच्छे से हम कवर करवा देंगे। मिलते हैं रात को 8 बजे अकाउंट्स की वीडियो के साथ।